Good morning students. Today we are going to start a new chapter 8 for class 12 CBSE and RBSE. It is an introductory lecture. Okay? Introductory lecture. In which we are discussing about the D and F block elements. So what are D block elements? D block elements are known as transition elements. क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज अ पीरियोडिक टेबल. इन दिस पीरियोडिक टेबल इट इज एस, इट इज पी. तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आर कमिंग इन बिटवीन. सो दीज एलिमेंट्स आर कमिंग इन बिटवीन द एस एंड पी, सो दैट दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी दो के बीच में स्थित होना. ठीक है, इन बिटवीन. तो एस और पी के बीच में होते हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो हम देखिए डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं. तो डी ब्लॉक्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. पहली बात, व्हाई दीज आर? बिकॉज दे कम्स इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. ओके. सेकेंड पॉइंट क्या आता है? सेकेंड पॉइंट आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? n-1d शेल में जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? n-1d में जा रहा है. तो n-1d शेल जो है, इस शेल को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल. क्या कहलाता है? पेनल्टीमेट शेल. मतलब यदि n शेल होता तो n शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, और इसके अंदर का यदि है दैट इज पेनल्टीमेट शेल. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1d शेल. ठीक है. अब इसमें देखो, जब हमारे पास इसमें कौन कौन सी सीरीज है? इसमें हमारे पास सीरीज है 3d, 4d और 5d और 6d की है. ठीक है, 3d सीरीज. 3d का मतलब ये कौन सा पीरियड होगा? यदि हम पीरियड की बात करें तो ये पीरियड होगा आपका 4. क्योंकि यदि 4 पीरियड कौन सा होगा? 4. यदि 4 पीरियड है, यानी n की वैल्यू कितनी है? 4 है. तो 4 - 1d किसके बराबर हो जाएगा? 3d के बराबर. ठीक, इसी तरीके से ये कौन सा पीरियड होगा? 5th. यदि 5th पीरियड है तो 5 - 1 तो कौन सा हो जाएगा? 4d. यदि 6th पीरियड है तो 6 - 1 5d, और यदि 7 है तो 7 - 1 6d. तो पीरियड से इसका क्या रिलेशन है ये आप इजीली निकाल सकते हैं. ओके, क्लियर. अब नाउ कम टू द 3d सीरीज. 3d सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम. तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक. ठीक है, ये सबको पता है, ये आती है. इसका नंबर कितना है? 21. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 21. इसका हो गया 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30. क्लियर. स्कैंडियम के नीचे कहां से स्टार्ट होती है? इट्रियम से स्टार्ट होती है. इट्रियम. ठीक है, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडमियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम. ओके. तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं? मतलब एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं? इट्रियम से स्टार्ट हो रहा है. तो अब इट्रियम का जो, ये आपको नेम भी याद होनी चाहिए. तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? इट्रियम से. तो इट्रियम जो है वो कौन सी सीरीज का एलिमेंट है? 4d सीरीज का एलिमेंट है. ओके. 4d कहां से स्टार्ट हो रही है? आपको पता है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 18 का. तो ये कितनी हो गई? 39. तो यदि ये 39 हो गया तो ये कितना हो गया? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48. ओके, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ कम टू दी इट्रियम के नीचे अब क्या आता है? 5d सीरीज पर यदि हम जाते हैं. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया. Y का मतलब इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडमियम, पैलेडियम, अर्जेंटम एंड कैडमियम. ठीक है, उसके नीचे यदि आप जो एलिमेंट आएगा दैट इज कॉल्ड लैंथेनम. Ln. लैंथेनम के बाद आता है हॉफनियम.
हॉफनियम के बाद आता है टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, एयू और Hg। ओके क्लियर? वापस नाम बोल दिया, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, Au विच इज कॉल्ड गोल्ड और Hg मरकरी। ठीक है, ये कौन सी सीरीज हो गई आपकी? ये सीरीज हो गई आपकी ये। ठीक है, उसके नीचे आप इस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम कौन सी सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं? इट इज 3D, इट इज 4D एंड इट इज 5D। ओके क्लियर? अब 5D में भी कितने एलिमेंट जुड़ रहे हैं? 18 एलिमेंट जुड़ रहे हैं। क्लियर? 18 एलिमेंट जुड़ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 57। क्लियर? 57। अब आपको पता है लैंथेनाइड के बाद क्या शुरू होते हैं? लैंथेनाइड के बाद शुरू होते हैं ये जो लैंथेनम है, लैंथेनम के बाद कौन सी सीरीज शुरू होती है? लैंथेनाइड। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट सम हो जाते हैं? यहाँ पर बीच में 14 एलिमेंट आ जाते हैं जिन्हें हम अलग से यहाँ पर 4F और 5F सीरीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये जो 4F यानी 14 एलिमेंट सम हो रहे हैं, तो कितना हो गया? इसमें 14 जोड़ दीजिए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 71। ठीक है, तो हैफनियम जो हो गया वो 71 हो गया, तो टेंटेलम कितना हो गया? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79। क्लियर? ठीक है, ये 71 नहीं 72 हो जाएगा, 14 तक तो है ही, तो ये 72, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, ये आपका है 7, ये है 8, ये है 9 एंड इट इज 80। क्लियर? तो 3 सीरीज हो गई। यदि हम डी की बात कर रहे हैं तो अभी 6G तो काफी कम काम में आती है, तो 3D, 4D, 5D क्या क्या चीजें बताइए पहले आप इसको समझेंगे, क्योंकि जब आपको एलिमेंट लर्न होंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन लर्न होगा, तभी आप ये क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्कैंडियम से जिंक तक जो आती है फ्रॉम 21 to 30 कौन सी सीरीज में आती है? 3D सीरीज में। 3D सीरीज कौन से पीरियड में आती है? 4th पीरियड में। नाउ कम टू द इट्रियम से, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडमियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, कैडमियम। फ्रॉम 39 to 48 कौन सी सीरीज में आ रही है? 4D में। नाउ कम टू द लैंथेनम। लैंथेनम के बीच में, लैंथेनम पर स्टार लगा हुआ है, जब कभी भी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो लैंथेनम और हैफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये जो 14 एलिमेंट आ रहे हैं, इससे इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 72। तो 72 से लेकर यहाँ तक ये हो गया 80। क्लियर? ये आपके पास आती है 5D सीरीज। ठीक है, ये आपको लर्न करके रखनी है। अब आपको देखो सबसे ज्यादा जो काम पड़ेगा, फर्स्ट सीरीज तो पूरी याद होनी चाहिए, जनरली इनका काम पड़ता है, निकल, कॉपर और जिंक का। ठीक है, ये बीच के एलिमेंट्स के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता, जनरली यहीं से ही आता है, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये लर्न होना चाहिए। तो अभी आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1d पेनिट्रीमेट शेल में जाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो स्कैंडियम का वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9 और 4s2 3d10 इस तरीके से है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है? सब में देखो डी में फिल हो रहा है। तो ये जो है, जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, दीज आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फील्ड है। समझ में आ रहा है? जिंक, कैडमियम, जो मरकरी है, इसको हम डी ब्लॉक में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो डी है वो कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए। अब आप देखो यहाँ पर इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन फिल कर लोगे, तो जो इट्रियम से लेकर कैडमियम तक का है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? इसमें जाएगा 4D। इसमें यदि आपको भरना है तो आपको यदि ऊपर वाली लेवल आती है 3D की पता है तो 4D
भी इजीली भर जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, तो यहाँ पर देखो यदि यहाँ पर 4s है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5s2 4d1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5s2 4d1 4d2 4d3 4d4 45 46 47। अब आपको यहाँ पर लर्न करके रखना है इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन, इसका है 4d10, ठीक है। 4d10 5s0, 4d10 5s0, ठीक है। इसका क्या है, इसका है यहाँ पर देखो मैंने लिखा है 4s2 3d1, 4s2 3d1 किस में बदल जाता है, यहाँ पर ये बदल जाता है 4s1 3d10, ये आप पढ़े हुए हो, ये क्या है। ठीक इसी तरीके से क्रोमियम का क्या है एक्सेप्शन है 4s2 3d4 को हम क्या लिखते हैं 3d5 4s1, क्लियर। क्योंकि क्या बताया था आपको कि स्टेबिलिटी जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर कूद जाता है जिससे d5 क्या है हाफ फिल्ड होने के कारण स्टेबल हो जाता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर इधर चला जाता है तो ये क्या हो जाता है d10 हो जाता है। पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता रही हूँ आपको वही ध्यान रखना है। तो 4d10 5s0 हो गया इसका, इसका क्या है, इसका 4d10 5s1 है और इसका 4d, या आप ये तो चलो कोई बात नहीं, बस अब आप इनको लर्न करके रखिए, ठीक है। इस तरीके से 4d10 5s0 है, ठीक है। अब इनमें यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इनमें इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये कौन सी सीरीज है 5d सीरीज। 5d सीरीज का मतलब यहाँ पर कैसे होगा 6s2 5d1, क्लियर। यहाँ पर बीच में f इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे और फिर ये इसके बाद आ जाएगा। तो इसमें से हमसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे मैं वो बता रही हूँ, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए क्योंकि इट इज इन योर कोर्स, क्लियर। अब हमारे पास तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। अब हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। क्या आती है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस का ट्रेंड कैसे रहता है, ठीक है। देखिए तो यदि हम पीरियड में जा रहे हैं, यदि हम पीरियड में जा रहे हैं, दोनों तरफ देखेंगे हम एटॉमिक और आयनिक रेडियस का ट्रेंड। यदि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आप 3D सीरीज को देखकर चले, पहले हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, तो क्या हो रहा है जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, मींस एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस है, ये बाहर है। ये देखो अब आप यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका 3D है, ये आपका 4s है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जा रहे हैं ना 4s to 3d1, यानी पहले 3d1 और 4s, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, 4s में तो पहले से ही भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। अब डी में एंटर हो रहे हैं, पहले स्कैंडियम में डी में 1 जाएगा, फिर टाइटेनियम में 2, इसमें 3, इसमें 4, ऐसे ऑनवर्ड्स 1 विल बी फिल्ड इन द डी ऑर्बिटल्स। तो जैसे ही 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना 2 इफेक्ट काम करेंगे, एक तो जेड इफेक्टिव होगा, ठीक है। जेड इफेक्टिव का मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है प्रोटॉन भी बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, पुल करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा, साइज हमेशा डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, त्रिज्या जो है वो हमेशा कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका एटम, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। ये आपका एटम है, ये 4s है जिसमें 2 भरे हुए हैं। डी ब्लॉक का मतलब इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे, डी में फिल होंगे। तो यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस पर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने आप पुल खींच लेगा, तो कर लेगा, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इट विल डिक्रीज, ठीक है। when we move from top to bottom, sorry when we move from left to right, clear, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि यहाँ पर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं सिर्फ जेड इफेक्टिव ही काम नहीं कर रहा, जेड इफेक्टिव तो काम कर ही रहा है, लेकिन आपको ये देखने की जरूरत है कि जो जेड इफेक्टिव है, देखो इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन साथ में एक इफेक्ट और काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ही दूसरा नाम है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे डी में आ रहे हैं, पेनल्टीमेट शेल में आ रहे हैं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पास हो गए तो ये इनको रिपेल करेंगे, तो क्या है, साइज कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
समझ में आ गया? तो दो इफेक्ट काम करते हैं, एक जेड इफेक्टिव और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है? तो ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं देखिए कि यदि हम 3D सीरीज की बात को देखें, 3D सीरीज को देखें तो आपको यहाँ पर देखना है कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव इज पावरफुल इन कंपैरिजन टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है? दोनों इफेक्ट लगेंगे यहां से लेकर वहां तक। लेकिन पहले स्कैंडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन थे, तो ये इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें एक ही है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें पांच है। तो धीरे धीरे तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है? दो इफेक्ट लग रहे हैं, उन दोनों में से भी कौन डोमिनेंट है? इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज वाला इफेक्टिव ज्यादा है, ठीक है? तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होने के कारण रेडियस कैसी हो जाएगी? इधर से इधर जाने पर यहां तक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। समझ में आ गया? क्लियर? फिर मैग्नीज के बाद जब हम चलते हैं आयरन टू निकल, ठीक है? तो जब हम आयरन से निकल जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो दो इफेक्ट लग रहे हैं, दोनों इफेक्ट बिकम्स इक्वल। जेड इफेक्टिव बिकम्स इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक रेडियस को बढ़ा रहा है, एक रेडियस को कम कर रहा है, तो यहां पर साइज क्या हो जाता है? रेडियस बिकम इक्वल, इन सबकी लगभग इक्वल, रेडियस बिकम इक्वल। क्लियर? समझ में आ रहा है? और फिर कॉपर और जिंक में जब आप जाते हैं तो अब आप देखो यहाँ पर, जब यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 7, यहाँ पर 8, अब 9 और 10, तो डी जो है वो पूरा बढ़ जाता है। यहाँ पर देखो कैसा हो गया? डी 10 हो गया, यहाँ पर भी डी 10 है, डी कंप्लीटली बढ़ गया। यानी अब कौन पावरफुल हो गया? न्यूक्लियर चार्ज तो है ही, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया। यानी डी क्या है? अब इतने ज्यादा हो गए कि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो जाता है? जेड इफेक्टिव के कंपैरिजन में स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल हो जाता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल होने के केस में क्या होगा? रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? तो रेडियस का ट्रेंड क्या है? पहले रेडियस कम होती है मैग्नीज तक, फिर इक्वल हो जाती है निकल तक, एंड कॉपर और जिंक में या लास्ट में टुवर्ड्स अ सीरीज रेडियस बिकम्स इक्वल, इंक्रीज। ठीक है? समझ में आ गया आपको मैंने क्या चीज बताई है? ठीक है? यदि हम ऊपर से नीचे जाएं, ये तो आपको पीरियड का ट्रेंड बता दिया कि कैसे रहेगा, ये सबके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है? लेकिन अब आप ऊपर से नीचे देखिए, जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जब आप जाते हैं तो 3D से 4D में जा रहे हैं, 4D से 5D में जा रहे हैं, ठीक है? तो क्या होना चाहिए? ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज कैसा होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है? साइज इंक्रीज क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्या इंक्रीज हो रहा है? शेल इंक्रीज हो रहा है। ओके, क्लियर? तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, शेल इंक्रीज हो रहा है, तो शेल इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस विल बी इंक्रीज, ठीक है? बट दिस ट्रेंड नॉट बी एप्लीकेबल फ्रॉम हेयर। ये ट्रेंड जो है टॉप से बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये शेल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हैफनियम से देखिए, मतलब हैफनियम से आप स्टार्ट कर लीजिए, यहां से क्या हो रहा है? 14 एलिमेंट और आ जा रहे हैं, ठीक है? 14 एलिमेंट और बढ़ गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर लैंथेनम की बात कर रही हूं मैं, आफ्टर लैंथेनम की बात, किसमें? पीरियड में। हैफनियम से क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ जा रहा है। जेड इफेक्टिव कितना बढ़ गया? 18 तो ये थे और 12 ये, यानी 32 बढ़ गया। 32 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो 32 जेड इफेक्टिव 32 बढ़ेगा तो साइज कैसा हो जाएगा? साइज विल डिक्रीज, रेडियाई विल डिक्रीज, साइज कम हो जाएगा। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो रेडियस बिकम्स लेस, रेडियस कम होता चला जा रहा है। ओके, क्लियर? ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पर एक इफेक्ट और भी लग रहा है, व्हाट? दैट इज वही स्क्रीनिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन अब की बार किस में जा रहे हैं? अब की बार इलेक्ट्रॉन, अब हम डी की बात नहीं कर रहे, अब हम डी की बात नहीं कर रहे, अब एफ और एस की बात कर रहे हैं। यहां से मैं बात कर रही हूँ हैफनियम से। हैफनियम में इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है? एफ में फिल हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विल गो टू एफ। ओके, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो स्क्रीनिंग होती है एस की सबसे ज्यादा होती है, पी की उससे कम, डी की उससे कम और एफ की सबसे कम, ठीक है?
तो क्या होगा, F जो है वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मतलब F में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि F की जो स्क्रीनिंग है वो कैसी है, पुअर स्क्रीनिंग है, पुअर स्क्रीनिंग। क्लियर? तो पुअर स्क्रीनिंग के कारण F जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल नहीं कर पाता। यदि वो उनको बाहर रिपेल नहीं कर पाता, न्यूक्लियर चार्ज से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां पर एप्लीकेबल होता है कि एक के कारण, ठीक है, तो जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पर रेडियाई कैसा रहता है, उसमें इट रिमेन्स सेम, रेडियस जो है इट रिमेन्स सेम। सेम का मतलब जो डिक्रीज है इट इज वेरी लेस, जो त्रिज्या में कमी आती है वो बहुत कम आती है। क्योंकि यहाँ पर देखो दो इफेक्ट लग रहे हैं। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं कर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ये इससे पहले था, इसके बाद में क्या हो रहा है कि देखो शेल बढ़ रहा है, यदि शेल बढ़ेगा तो रेडियस क्या है, बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, F में जा रहा है, और F की साइज, F कैसा है, पुअर है। ठीक है, F की शेल्डिंग पुअर है, तो पुअर के कारण क्या होगा, साइज जो है वो कम हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, इसलिए रेडियस रिमेन सेम। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है उसके कारण रेडियस में जो डिक्रीज होती है वो बहुत कम होती है। तो इसको एक बार आप पढ़ेंगे एंड देन यू विल आस्क। थैंक यू।